नमस्कार साथियों, आज सीए क्लब 21 के सौजन्य से हम आपके सामने लेकर आए हैं जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे नए नए विषयों के ऊपर। आज हम चर्चा कर रहे हैं जीएसटी ऑन रियल एस्टेट। तो साथियों, ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा पॉइंट पर आते हैं। जीएसटी से पहले रियल एस्टेट की क्या पोजीशन थी और जीएसटी के बाद क्या है। जीएसटी से पहले इसके ऊपर वैट और सर्विस टैक्स दोनों टैक्स एप्लीकेबल होते थे। उसमें हमें सर्विस टैक्स का भी देखना पड़ता था और वैट का भी देखना पड़ता था। तो वैट 1 से लेकर 4% तक वैट की एप्लीकेबिलिटी थी और सर्विस टैक्स 4.5% के करीब हमें सर्विस टैक्स देना पड़ता था। रजिस्ट्रेशन चार्जेस आज भी हैं, पहले भी थे, 0.5% से 1% तक होते हैं और स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस जैसे कि एप्लीकेबल हैं वो लगते ही लगते हैं। साथियों, रियल एस्टेट के अंदर सबसे बड़ी बात निकल कर आती है कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज़ है। सबसे पहले हमें वर्क कॉन्ट्रैक्ट को समझना होगा कि कौन सी डेफिनेशन वर्क कॉन्ट्रैक्ट में आती है, कौन सी नहीं आती है। यदि हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किसी को भी देते हैं काम करने के लिए, उसमें 2 बातों को बड़े विशेष तौर से हमें ध्यान देना है कि वो कॉन्ट्रैक्ट विद मटेरियल दिया गया है या विदाउट मटेरियल दिया गया है। यदि विदाउट मटेरियल दिया गया तो वो कहलाएगा प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट, और यदि उसमें मटेरियल इन्वॉल्व है तो वो कहलाएगा वर्क कॉन्ट्रैक्ट। वर्क कॉन्ट्रैक्ट कैसा भी हो, हमें उसके ऊपर जीएसटी देना ही देना है। यदि प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट किसी सिंगल रेजिडेंशियल हाउस यूनिट को बनाने के लिए दिया गया है तो उसके ऊपर एग्जेम्पशन है, हमें उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं देना। इस बात को विशेष तौर से समझें। नोटिफिकेशन है 12/2017 की, जिसमें उन्होंने सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट को समझाया है कि क्या चीज़ सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट होती है। सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट का मतलब होता है एक फैमिली के लिए बनाई गई यूनिट, चाहे उसमें फिर 3 किचन हो 4 किचन हो, उससे कोई वो इरेलेवेंट हो जाती है यदि एक फैमिली के लिए वो एक यूनिट बनाई जा रही है तो। और यदि मल्टीपल यूनिट है तो उसमें के अंदर फिर कोई एग्जेम्पशन नहीं है, चाहे प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो चाहे कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट हो, फिर कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट हो वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में आएगा। अगर हम जीएसटी के रेट से कंपैरिजन करें तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक हम डेट हमें याद रखनी पड़ेगी, 1 अप्रैल 2019, क्योंकि 1 अप्रैल 2019 के यानी मेरे ख्याल से 29 मार्च 2019 को बहुत सारी नोटिफिकेशन आई थी गवर्नमेंट की, जिसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस इसके अंदर आए थे। तो अगर हम इसको कंपैरिजन देखें तो 1/4/19 से पहले जीएसटी की पोजीशन क्या है और 1/4/19 के बाद जीएसटी की पोजीशन क्या है। यदि हम देखें तो जीएसटी के ऊपर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, इसके ऊपर 1/4/19 से पहले 12% जीएसटी का रेट लगता था और इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था। अब इन्होंने कर दिया कि आप इसके ऊपर सिर्फ 1% जीएसटी चार्ज कीजिए, लेकिन आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट इसमें नहीं मिलेगा। और यदि अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो नॉन अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में आती है तो 12% विद आईटीसी था पहले, अब उसको बढ़ा के उन्होंने 5% विदाउट आईटीसी कर दिया। यानी कि पहले 12% था दोनों चीज़ों में, चाहे अफोर्डेबल हाउसिंग हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं था। 8%, 12%, अब 1% और 5%। अब बात आती है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी, इट्स रिमेन अनचेंज्ड, वो 12% थी, अब भी 12% है। साथियों, क्या आपने गौर किया कि 12% क्यों है जीएसटी का रेट? जीएसटी का रेट 18% ही होता है, लेकिन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ये मानना है कि जैसे हम कोई प्रॉपर्टी, जैसे लैंड हमने ली, लैंड के ऊपर 3 कंस्ट्रक्शन 4 यूनिट जो भी बनाई, जब हम प्रॉपर्टी या यूनिट ट्रांसफ़र करते हैं तो लैंड भी ट्रांसफ़र होती है, तो 1/3 कॉस्ट लैंड की मानी जाती है। तो 1/3 कॉस्ट को जब हम रिड्यूस करते हैं तो 18 का 1/3 यानी कि 6 को लेस कर दो 12%, यानी 12% हमारा एक बेसिक रेट हो गया रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। यदि अफोर्डेबल हाउसिंग है तो 1% विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट, यदि रेजिडेंशियल है तो 5% विदाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट, कॉमर्शियल है तो 12% विद इनपुट टैक्स क्रेडिट। इट्स इनपुट, इसका कोई अनचेंज है, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। जीएसटी किसी चीज़ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई रेडी टू मूव इन फ्लैट है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, तो वो उसमें कोई सर्विस नहीं है, कुछ लेना नहीं है, ऑलरेडी यूनिट कंप्लीटेड है, तो आपको किसी तरह का जीएसटी चार्ज नहीं करना है। कोई अगर रीसेल हो रही है प्रॉपर्टी की, यानी कि इसका मतलब प्रॉपर्टी कंप्लीशन हो चुकी है, तो पहली बात कि इसको ये जाके मिल रही है उस बात से, तो हमें इसके ऊपर भी किसी तरह का कोई जीएसटी चार्ज नहीं करना है। सेल परचेज डीड के ऊपर भी कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। जीएसटी ऑन कंस्ट्रक्शन सर्विसेज में अगर हम देखें तो इसमें एक बात और हमें बड़ी विशेष तौर से ध्यान रखनी पड़ेगी, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। इसको अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी कैसे मानेंगे, ये एक बड़ा अहम सवाल यहाँ पे निकल कर आता है कि व्हाट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। पहले हमें वो समझना होगा। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी वो मानी जाएगी जिसको 31 मार्च 19 तक जिसका फाउंडेशन वर्क कंप्लीट नहीं हुआ है। यदि फाउंडेशन वर्क कंप्लीट हो चुका है, बिल्डिंग ऊपर उठनी स्टार्ट हो चुकी है, तो फिर वो वर्क इन प्रोग्रेस माना जाएगा, यानी कि वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। और अगर फाउंडेशन वर्क भी नहीं हुआ तो वो नहीं मानी जाएगी।
तो इस तरीके से अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी विद क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम की अगर हम बात करें तो उसके ऊपर 8% जीएसटी का रेट लगता है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी एक्सक्लूड करें क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम में, उसके ऊपर 12% जीएसटी है। कंपोजिट सप्लाई और वर्क कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैंने आपको बताया अभी 12% है। और गवर्नमेंट की कोई लोकल अथॉरिटी या बॉडीज़ के लिए कोई काम करते हैं तो भी 12% जीएसटी है। इसी तरह वर्क कॉन्ट्रैक्ट कोई भी अदर देन गवर्नमेंट बॉडी 18% जीएसटी लगेगा। अच्छा, अगर कोई हम वैसा वर्क कॉन्ट्रैक्ट जिसमें लैंड नहीं है, मैंने प्योर मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट विद लेबर लिया तो 18% टैक्स लगा, तो बात ही खत्म हो जाएगी, 18% टैक्स है, इसके अलावा कुछ नहीं देना। जीएसटी काउंसिल डेफिनेशन जो उन्होंने दी है कि व्हाट इज़ अफोर्डेबल हाउसिंग, आप अफोर्डेबल हाउसिंग किसको मानेंगे? अफोर्डेबल हाउसिंग की बड़ी सिंपल डेफिनेशन है, वो अगर 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हैं उनके तहत अगर वो चीज़ यूनिट आती है तो अफोर्डेबल हाउसिंग है। 4 कौन से? दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। दिल्ली के आसपास एनसीआर के एरिया, फरीदाबाद हमारा इंक्लूड है, नोएडा, गुड़गांव, गाजियाबाद, ये इस तरह के एरियाज़ को इंक्लूड किया गया। बाकी ये डेफिनेशन में आप देख सकते हैं। और इसमें रूरल और अर्बन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में आ रहे हैं उसके अंदर उसका एरिया 60 स्क्वायर मीटर से एक्सीड नहीं करना चाहिए। इन एरिया को छोड़ के जो भी एरिया है वो 90 स्क्वायर मीटर तक होना चाहिए। इसको अगर एक्सीड करता है तो अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं है। और चाहे वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो चाहे मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं हो, लेकिन उसकी कॉस्ट किसी भी सूरत में 45 लाख रुपए से ऊपर, जी हाँ 45 लाख रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए, तभी वो अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर आएगा। अब बात आती है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लेंगे हम, क्या कंडीशंस हैं उस इनपुट टैक्स क्रेडिट को लेने की। इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए मेरे पास एक वैलिड इनवॉइस होनी चाहिए या डेबिट नोट होना चाहिए, जिसको मैं दिखाकर ही एक क्लेमेंट बन सकता हूँ कि मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए। और वो गुड्स और सर्विस क्लेमेंट को रिसीव होनी चाहिए। ये बात बड़ी विशेष है, इसको ध्यान से सुनने वाली बात है। एक तो मेरे पास वैलिड इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए, या मेरे पास डेबिट नोट होना चाहिए, या कोई परचेज इनवॉइस होनी चाहिए, और वो गुड्स या सर्विस मुझे रिसीव होनी चाहिए। और दूसरी बात, तीसरी बात, वो सर्विसेज और गुड्स उस प्रयोजन में यूज भी होनी चाहिए। मतलब बिल होना चाहिए, वो मेरा इनपुट सर्विस ली होनी चाहिए और उसी पर्पस से ली होनी चाहिए। और चौथी बात यह है कि क्लेमेंट ने वो सारा टैक्सेस वगैरह पे करे हों, जो सप्लायर है उसने सिर्फ टैक्सेस का पे करा हो, तभी हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट उसका मिलेगा। और क्लेमेंट जो है उस जीएसटी के बराबर रिटर्न फाइल करता हो, तभी हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अब बात आती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कब एप्लीकेबल होगा? देखिए, जगह हम कंपोजिट सप्लाई में चले जाते हैं, यानी कि 5%, जैसे लेट से मैं बात करता हूँ कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर 5% टैक्स देना है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 5% टैक्स जब हम देंगे उसकी सर्टेन कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं कि अगर मान लो जैसे मैं सीमेंट यूज़ कर रहा हूँ तो सीमेंट मुझे 100% रजिस्टर्ड डीलर से ही लेना पड़ेगा। यदि मैं रजिस्टर्ड डीलर से लेता हूँ तो मुझे उसके ऊपर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत पैसा जमा कराना पड़ेगा। और बाकी जो सप्लाई है, स्टील है, ब्रिक्स हैं और जो भी सामान है, सर्विसेज हैं, उसके ऊपर मुझे कम से कम प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 80%, जी हाँ 80% मुझे कम से कम रजिस्टर्ड डीलर से लेना चाहिए। यदि मैं रजिस्टर्ड डीलर से नहीं लेता तो जो डिफरेंस है टोटल के ऊपर नहीं, 80% तक तो बात खत्म हो गई। लेट्स से मैंने 70% यूज़ किया तो 10% के ऊपर मुझे, चूँकि वो रजिस्टर्ड डीलर से है तो मुझे फिर उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जीएसटी जमा कराना पड़ेगा, क्योंकि रजिस्टर्ड डीलर है, सामने वाली पार्टी तो जमा करेगी नहीं, तो मुझे वो ओनस मेरे ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगा कि इसकी जो नोटिफिकेशन आई थी वो 1/10/2019 से आई थी। तो कंडीशन चेंज हो जाती है कि 1/4/19, अब 1/4/19 से पीछे का समय तो निकल गया, 1/4/19 से लेकर 31/10/19 तक की क्या कंडीशन है और 31/19 से लेकर आगे तक की क्या कंडीशन है। जी, अब एग्जांपल के तहत हम मान लीजिए टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5 करोड़ रुपए की है। 1/4/19 से लेकर 31/9/2019, 1/10 तो ले नहीं सकते क्योंकि 1/10 से तो चेंज हो गया। तो इस एग्जांपल के तहत 1/4 से 30/9 तक मान लीजिए मैंने परचेज करी सीमेंट की अनरजिस्टर्ड डीलर से 50 लाख की और रजिस्टर्ड डीलर से करी 4.5 करोड़ की। तो मुझे सप्लाई ऑफ, ये सेक्शन 9(4) में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जो आता है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 4 के तहत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आता है। तो मुझे इसमें कोई आरसीएम की लायबिलिटी बनती है, चूँकि ये समय 31/9/19 से पहले का है, यानी 1/10/19 से पहले का है, तो इसमें ये इररेलेवेंट है कि मैंने 100% सीमेंट खरीदा या नहीं खरीदा, तो इसलिए ये बात एप्लीकेबल नहीं होगी। हाँ, अब इसी एग्जांपल को मैं और मॉडिफाई करता हूँ। अब मान लीजिए ये सीमेंट की जो परचेज थी वो 1/10 से 31/3/2020 के बीच में हुई, और सेम एग्जांपल है कि अनरजिस्टर्ड डीलर से 50 लाख का सीमेंट खरीदा मैंने और रजिस्टर्ड डीलर से 4.5 करोड़ का खरीदा। तो जो 50 लाख है दैट कम अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म बिकॉज दिस इज नॉट 100% ऑफ द टोटल परचेज। तो ये बात क्लियर हो जाती है कि सीमेंट था।
अब इसी बात को हम चेंज कर लेते हैं, पहले वाले एग्जांपल में चले जाते हैं। 1/4/19 से 30/9/19 तक में मान लीजिए स्टील और ब्रिक्स खरीदे मैंने 50 लाख के अनरजिस्टर्ड डीलर से, 4.5 लाख करोड़ के रजिस्टर्ड डीलर से। तो यहाँ पे आरसीएम की लायबिलिटी बनती है मेरे ऊपर? नहीं बनती। क्यों? क्योंकि टोटल प्रोजेक्ट 5 करोड़ का था, उसका 80% 4.5 करोड़ होता है, तो बात खत्म हो जाती है। चाहे मैं 50 लाख का माल अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीद सकता हूँ, आई एम वेरी मच एलिजिबल। इसी चीज़ को और पेचीदा करता हूँ मैं। अब मान लीजिए मैंने अनरजिस्टर्ड डीलर 1.5 करोड़ का सामान खरीदा, बात चल रही है 1/4/2019 से ऑनवर्ड्स, टोटल मान लीजिए मैंने 1.5 करोड़ का सामान अनरजिस्टर्ड डीलर से खरीदा। सेक्शन 9(3) के तहत जिसमें ऑलरेडी आरसीएम चल रहा है, 50 लाख की सर्विसेज मैंने कोई ली और 3 करोड़ रुपए का मैंने रजिस्टर्ड डीलर से सामान खरीदा, तो मेरे पर टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर? चूंकि 50 लाख पे तो ऑलरेडी आरसीएम सेक्शन 9(3) के तहत मैं चल ही रहा हूँ, 3 करोड़ में रजिस्टर्ड डीलर से खरीदा मैंने, बात ही खत्म हो जाती है। रह गया कौन सा अमाउंट? 1.5 करोड़। हमें हमेशा अनरजिस्टर्ड डीलर के अमाउंट को ही चेक करना है। 5 करोड़ का 20% तो मुझे अलाउड है, तो बचा कितना? 50 लाख रुपए। 1.5 करोड़ में से 1 करोड़ रुपए माइनस कर दूं जो मुझे छूट है जिसकी, तो बाकी 50 लाख के ऊपर मुझे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जो रेट एप्लीकेबल उसके हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह साथियों अगर हम देखें तो जीएसटी को, वैसे अगर हम देखें रियल एस्टेट के सेक्टर में हमें लगता है पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। नटशेल में इसको कंक्लूड करूं तो कंप्लीट प्रॉपर्टी पर जीएसटी नहीं है, और अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो उसकी मैंने डेफिनेशन बता दी, व्हाट इज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, और यदि जीएसटी का रेट एप्लीकेबल होता है प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट वो क्या है और वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आएगा और ये आपके काम का होगा। यदि आपका प्यार मुझे मिलता रहा तो इसी तरह मैं और भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद। सीए क्लब 21 का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।